दोस्तों वेलकम बैक। फाइनली जीरा सीखो का कॉन कॉल कल के दिन में हो चुका है। काफ़ी लंबा टाइम इन्होंने करने के लिए लगाया और रिजल्ट में मैं देखूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने आपको शॉर्ट्स बना के बोला भी था। बट मेरा मेन कंसर्न ये था कि इनका जो क्यू ऑन की बेसिस पे एक तो रेवेन्यू में हमको हल्का सा डिप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि चलता है क्योंकि बिजनेसेस में हमेशा एक जैसा चीज़ तो होता नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। लेकिन हमको जो मेरे को मेन कंसर्न इसमें था कि इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो एबिटा मार्जिन है, वो बहुत घट गया था। और जहाँ पे इनका जो रेवेन्यू है वो सिर्फ 3% के आसपास का फॉल था, मतलब अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूँ। लेकिन पैट में लगभग हमको यहाँ पे 30-45% का हमको फॉल देखने के लिए मिल रहा था। ये मेरा मेन कंसर्न था। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दिया है और वो क्लैरिटी इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसलिए कल के दिन में आपने देखा भी होगा कि मार्केट में फिर से जो फॉल देखने के लिए मिला था 19% का, वो वापस से रिकवरी कर चुका है। तो ये होता रहता है। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर्स है वाई बेसिस पे वो तो काफ़ी अच्छे हैं ही, लगभग 70% से रेवेन्यू ग्रो किया है, वो सब काफ़ी ठीक है। मैं बात करता हूँ कि मेन जो प्रॉब्लम पॉइंट्स था उसके ऊपर क्या हुआ और मैनेजमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया है। तो देखिए एक चीज़ मुझे बहुत खटक रहा था, ये कि इस बार इन लोगों ने रिजल्ट इतना देर क्यों किया, और रिजल्ट इतना देर क्या ठीक है, उसके बाद कौन कौन इन लोगों ने लगभग 2 दिन के बाद किया। तो इसका मैनेजमेंट ने बताया कि इनका जो ऑडिटर है वो चेंज हुआ है। तो वो ऑडिटर जो है वो मतलब एक बहुत जाना माना बड़ा एक ऑडिटर है। तो उन लोगों के प्रोसेस को अलाइन करने में इनको थोड़ा बहुत टाइम लग गया। मैनेजमेंट ने बोला कि हम लोग जल्दी 15 तारीख को देते हैं, बट वो ऑडिटर से बात करते करते उनको सब कुछ सिस्टम चेंज करने में, मतलब मान जो ऑडिटर है उनका जिस टाइप के सिस्टम वो लोग ऑडिटिंग करते हैं, जैसा डाटा मांगते हैं उसके टाइप से उनको करना पड़ेगा। फिर जो ऑडिटर्स है वो लोगों ने हॉस्पिटल में जाके चेक किया, खुद का चेकअप करवाया, पेमेंट दे के देखा। तो ये सब चीज़ करने में उनको थोड़ा टाइम लग गया, जिसके वजह से पहली बार तो इनका रिजल्ट डेट आया। और दूसरी बात ये कि जो कॉन कॉल 2 दिन बाद हुआ वो इसलिए हुआ कि जो मनीष ग्रोवर है, जो आचार्य जी है, वो आपका इधर पे नहीं थे, वो कहीं दूसरे किसी फंक्शन में गए हुए थे, जिसके वजह से उनको यहाँ पे आके वापस से कॉन कॉल करना पड़ा। तो ये सब जो रीजंस है ये काफ़ी सेटिस्फैक्टरी लगता है, इसमें कुछ वैसा डाउट करने का बातें नहीं है। और बाकी देखिए यहाँ पे जो रेवेन्यू में हल्का सा डिप देखने के लिए मिला है, उसका कंपनी ने क्या रीज़न बोला है कि हम लोग का जो टोटल बेड्स था वो हमने नया बेड्स को ऑपरेलाइज नहीं किया। मतलब मेरे पास मान लीजिए हॉस्पिटल में बेड्स है, लेकिन अभी तक मैंने उस पर काम चालू नहीं किया है, पेशेंट्स को मैं उसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कंपनी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि जो वार का सिचुएशन था उसके जब उन्होंने देखा तो उनको लगा कि नहीं, अभी हम इसको एक्सपेंशन ना करेंगे तो ही ठीक है, हम आगे आने वाले 2-3 महीनों में हम अपने बाकी बेड्स को बढ़ाएंगे। तो उन्होंने बोला है कि आगे वाले 1 क्वार्टर में हम लोग अपने बेड्स को लगभग 3,000 तक लेके चले जाएंगे। और जो गाइडेंस था वो इंटैक्ट रखा है। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हम आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर अपने रेवेन्यू को लगभग 3,000 करोड़ तक लेके जाएंगे और प्रॉफिट हमारा लगभग यहाँ से 1,000 करोड़ तक हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए अभी इनका रेवेन्यू कितना है, मेरे ख्याल से 800 करोड़ के आसपास का है। तो 8 से अगर 3,000 जाना है तो मोटा मोटी आपका 4 गुना का यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। और अगर हम पैट का देखें तो पैट में भी लगभग 1,000 करोड़ तक का जाने का बात कर रहा है। तो पैट अभी इनका मोटा मोटी 200 करोड़ के आसपास का है। तो 200 करोड़ से अगर 1,000 करोड़ जाता है तो वहाँ पे आपको 5 गुना का इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। मतलब रेवेन्यू ग्रो करेगा 4 गुना से और प्रॉफिट ग्रो करेगा आपका 5 गुना से। तो यहाँ पे अगर मैं CAGR बेसिस पे निकाल के देखूँ तो लगभग 30-35% तक का हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने के लिए मिला रेवेन्यू में। अब यहाँ पे देखिए सब कुछ कंपनी में ठीक है। कंपनी ने आगे जाके बोला कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च कर रहे हैं जो जिनसे हमारा रेवेन्यू बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए अभी तक के लोग जो काम कर रहे थे वो क्रोनिक डिसीज में कर रहे थे, जो मतलब बड़े बड़े बीमारी है। अब छोटे मोटे जो बीमारी होता है जैसे घुटने का दर्द हो गया, किडनी स्टोन हो गया, इन सब के ऊपर भी ये लोग क्या करने वाले हैं, बहुत सारा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जिससे रेवेन्यू में हमको बहुत अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। यहाँ दूसरी बात क्या कि इनका नंबर ऑफ बेड्स बढ़ेंगे और वो सब जब ऑपरेलाइज हो जाएगा तो उसमें भी रेवेन्यू आना हमको मतलब दिखने लग जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था मोटा मोटा जीना सीखो का मतलब कॉन कॉल का जो मेन पॉइंट्स था वो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। बहुत ज़्यादा कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात होता तो करने के लिए कुछ बात भी होता, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। और मैंने जिस दिन फॉल देखने के लिए मिला था 19% का, उस दिन मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर ठीक है मैं इसको बेच तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं और खरीदूंगा भी नहीं, क्योंकि जब तक मुझे क्लैरिटी मिलता नहीं है तब तक मैं वो रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन जब मैंने अगले दिन में देखा कॉन कॉल में सुना मैंने कि काफ़ी अच्छा खासा चीज़ इंप्रूवमेंट हुआ है, तो मैंने फिर अगले दिन मैंने कल के दिन में मैंने बाई किया है और तब मेरे ख्याल से शेयर जो था लगभग 12% बढ़ गया था। तो उसके बाद मैंने बाई किया। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टेड हो और बिना किसी रीज़न का अगर उसे बहुत मोटा फॉल देखने के लिए मिल रहा है और उसमें अगर आपका रिजल्ट आसपास में ही है तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको हो सकता है कि थोड़ा लॉस ज़्यादा देखने के लिए मिले, लेकिन क्लैरिटी मिलेगा तो आपको फुल आइडिया मिलेगा कि मुझे करना है क्या है या क्या नहीं करना है। और किसी भी कंपनी में कोशिश कीजिए कि एक लिमिट के ऊपर एलोकेशन ना हो। देखिए ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा हर कंपनी में मोटा मोटी 5-6% का एलोकेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको जैसे अगर मैं एक कंपनी में एलोकेशन बढ़ा रहा हूँ तो उतना ही अमाउंट से एलोकेशन बाकी कंपनी से भी तो बढ़ेगा ना। तो नेट मेरा एलोकेशन फिर से क्या होगा, 5-6% के पास आ जाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं कि आपने अगर 20 कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया हुआ है
तो 20 के 20 कंपनी खराब करेगी, सिर्फ एक ही अच्छा करेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका उस 20 कंपनी में से कम 14-15 मतलब कंपनी जो है वो तो अच्छा करेंगे। तो आप सिर्फ एक ही पैसा थोड़ी डालोगे, आप सब में पैसा डालोगे ना। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको आप 20 कंपनी में डिवाइड कर दो। तो अगेन आपने सब में पैसा ऐड किया तो आपका एलोकेशन अगेन आपका 5-6% के आसपास ही रहा। तो ये चीज़ फॉलो करना चाहिए, इससे पैनिक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अभी देखिए मेरा जो जीना सीखो में जो एलोकेशन है वो मेरे पूरे पोर्टफोलियो का मेरे ख्याल से 4-5% के आसपास है, मैं उतना ही रखता हूँ। तो अभी जब उसमें 20% का फॉल देखने के लिए मिला तो मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे 1% से भी कम का मुझे इंपैक्ट देखने के लिए मिला, क्योंकि एलोकेशन मेरा उस लेवल का नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा कम जाए। और बाकी जो कंपनीज है जैसे V2 रिटेल हो गया, टाइम एक्स हो गया, वो सब अच्छा खासा ग्रोथ मुझे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से चलना पड़ेगा जिसमें आप पैनिक सेलिंग से बच जाओगे। मान लीजिए अगर मैंने पूरा जीना सीखो कोई पूरा अगर अपने पोर्टफोलियो का मैंने 20% 30% डाला होता तो ऑफकोर्स मुझे काफ़ी दिक्कत होता। तो ये आपको हमेशा फॉलो करना है कि एक अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए, मतलब सबका सुनिए, बट खुद का आपका एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो क्योंकि मैंने नहीं बेचा, ऑफकोर्स मैं थोड़ा लकी भी था इसमें कि कंपनी में कुछ गड़बड़ नहीं था, लेकिन अगर गड़बड़ होता भी तो मैं उसको अगले दिन बेच के निकालता, जो कि मेरा मान लीजिए 20 की जगह में जो कितना 30% का लॉस होता। बट मेरे पूरे पोर्टफोलियो पे वो 1 या 2% से ज़्यादा असर नहीं कर पाता, और जो पैसा निकला उसको बाकी कंपनी में डालता मैं। तो इस तरीके से आपको चलना चाहिए और क्लैरिटी मिलने के बाद ही आपको कोई डिसीजन बनाना चाहिए। तो ये था मेरा जीना सीखो के ऊपर मेरा वीडियो, मेरा ओपिनियन। आप मुझे बताइए अगर आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।